हेलो एरन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं नई वीडियो जिसमें कि हम आज सेल जो चैप्टर हमारा वो चल रहा है उसका नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो हमने 3 चैप्टर या 4 पार्ट में पूरी कर ली है। छोटी वीडियो का साइज रखता हूं ताकि आपकी वीडियो एक बार में कवर हो जाए। लंबी वीडियो पढ़ी नहीं जाती हैं बच्चों से। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं जिसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, फ्लैजिला इस वाले पार्ट को कवर करेंगे। उसके बाद हमारा एक पार्ट और बचेगा और चैप्टर हमारा हो जाएगा खत्म। अगर इससे पहले के चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। और ये हम नीट 2024 के लिए एनसीईआरटी से आपको तैयारी करा रहे हैं। पेपर में कैसे पूछता है, कैसा नीट का एग्जाम होता है, क्या पेपर पूछता है, ये हम बता रहे हैं। कैसे पूछते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कॉन्सेप्चुअल बातें सब कुछ बताया जा रहा है। तो बस आप ध्यान से वीडियो देखना, बाकी काम हमारा है। ठीक है ना। चलिए करते हैं शुरू आज की वीडियो को, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। तो हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक। हेडिंग है माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहला सवाल जो कि किताब में नहीं दिया है, कभी कभी किसी किसी एग्जाम में आ जाता है, पूछ लेते हैं। कौन साइंटिस्ट थे, किन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी, किसने खोजा था। तो कोलिकर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे खोजा था। उसके बाद कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि इसका नाम किसने दिया था। तो सी बैंडा एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसकी नेमिंग करी थी, नेम दिया था। ठीक है ना। ये भी सवाल आ जाता है कभी कभी, हु नेम्ड माइटोकॉन्ड्रिया। और ये लिखा है स्टेन्ड। तो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को किससे कलर किया जाता है। तो आप ध्यान रखना, एक कलर है जेनस ग्रीन बी, इससे हम इसे स्टेन करते हैं। ठीक है ना। वैसे एनसीईआरटी से बार पेपर नहीं आता है, पर एक आधा सवाल अगर आए तो आप देख लेना, मैं बताता हुआ चलूँगा, थोड़ा बहुत बताऊँगा। ठीक है। चलो, यहाँ लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया आर अनलेस एंड स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजीली विजिबल। जब तक आप इसे कलर नहीं करोगे दिखाई नहीं देंगे। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। जैसे कि आपको अगर आप देखोगे तो स्पर्म में अगर आप जाओगे तो आपको लगभग स्पर्म में 25 माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएंगे। अगर आप देखोगे किडनी की सेल में, वहाँ भी आपको लगभग 400 माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएंगे। अगर आप बर्ड्स में फ्लाइट मसल में देखोगे तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में हज़ारों माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पर मिल जाएंगे। इसी तरह लीवर में भी लगभग 100 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल होते हैं। तो डिपेंड करता है आप कहाँ की सेल की बात कर रहे हो। अलग अलग सेल्स में अलग अलग टाइप के माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलते हैं, अलग अलग नंबर मिलती है। इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज एंड ऑल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व। टिपिकली इट इज सॉसेज शेप, ये सवाल आ सकता है। सिलेंड्रिकल शेप का होता है टिपिकली। वैसे कई जगह पर जैसे कि स्पर्म में आप देखोगे स्पाइरली बाउंड भी माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखाई देगा। एंड डायमीटर ऑफ 0.2 to 0.1 म्यू, ये आपको याद करना है। साइज पूछ लेंगे यहाँ से 0.5 म्यू तक। एवरेज साइज जो है वो 0.5 माइक्रोमीटर है। एंड लेंथ 1 से 4.1 म्यू। ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज अ डबल लेयर, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली है। ये भी सवाल यहाँ से आता है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कौन सी है। तो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ये भी सवाल है। एक बार मैं इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लूँ फिर आगे का पढ़ता हूँ। यहाँ पर आपको दिखेगा डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जिसमें कि बाहर वाली मेम्ब्रेन है जिसे हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, एक है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन का एक बढ़िया सवाल पुराने टाइम का हुआ करता था कि इसकी मेम्ब्रेन में इनर में कार्डियोलिपिन नाम का एक लिपिड मिलता है जो कि स्पेशली यहीं पर पाया जाता है। एक अच्छा सवाल है। ठीक है, बढ़िया सवाल था पहले, अब तो आता नहीं है। अब यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन के पास अपने खुद के कुछ इंजाइम्स होते हैं जो कि कुछ ऑक्सीडेशन में भाग लेते हैं फैट वगैरह के। इनर मेम्ब्रेन के पास अपने खुद के इंजाइम्स होते हैं जो इसमें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। वो आपको मैं रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ाऊँगा। पूछ लेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ चलती है, तो आपका आंसर होगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। इसके अंदर आप देखोगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ने अंदर की तरफ को मुड़ के कुछ इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाए हैं। तो वो बनाए इसलिए हैं क्योंकि हमने बताया कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बहुत सारे इंजाइम्स होते हैं। तो जितनी बार वो मुड़ी हुई होगी उतना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा। जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा इंजाइम की मात्रा उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, सीधी बात है। तो ये उनको जो मुड़ी हुई सरफेस उनको कहते हैं क्रिस्ट। अंदर आप देखोगे डार्क कलर का जो फ्लूइड भरा हुआ है उसे कहते हैं मैट्रिक्स। कभी कभी पूछते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या होता है। आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे इस पर, रेस्पिरेशन पर, वहाँ इसका काम है। तो आपको बताना होगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल हम आगे चलकर पढ़ेंगे। क्रेब्स साइकिल के इंजाइम्स होते हैं, है ना, ये सवाल आ जाते हैं। ठीक है,
बाकी कुछ और स्पेशल सवाल हैं जो रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में कवर होंगे, ज़्यादा इस पे जाना नहीं है। इस पे इंपॉर्टेंट बात छोटी सी देख लेते हैं। इसके पास अपना डबल स्टैंडर्ड, ये ध्यान रखना, डबल स्टैंडर्ड सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। तो ऐसा डीएनए जैसा कि बैक्टीरिया में पाया जाता है, तो ऐसा बताते हैं कि ये एक बैक्टीरिया ही थे और जो कि यूकैरियोटिक सेल में आए तो थे खाने पीने किसी और काम से, पर इन्हें वहाँ अच्छा लगा और फिर ये वहीं रहने लगे। तो इसलिए ये बोलते हैं कि ये जो है यूकैरियोटिक सेल के अंदर एंडोसिम्बायोन्ट की तरह रहते हैं, वहीं आराम से। एक बैक्टीरिया था, मतलब एक बैक्टीरिया से मैच करते हैं, उसका नाम रिकेट्सिया प्रोवेजिकी कुछ ऐसा नाम है, रिकेट्सिया है वो, उससे बिल्कुल एकदम मैच करता है। तो यही बताया गया है कि ये एंडोसिम्बायोटिकली ऐसा हुआ है कि बाहर से बैक्टीरिया थे, यूकैरियोटिक सेल के अंदर चले गए और फिर इवोल्यूशन हो गया और ये उसके अंदर ही रहने लग गए, ऐसा सीन है। समझ आई ना बात? तो ये एंडोसिम्बायोन्ट हैं। दूसरा एक और सवाल आता है कि ये सेमी ऑटोनॉमस हैं क्योंकि इनके पास अपना खुद का सेल और मतलब अपने खुद के इसके पास जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। बहुत सारे जीन्स इसके पास खुद के होते हैं, कुछ जीन इसके जीन मतलब इसमें जो फंक्शन होते हैं उनके जीन मेन जो न्यूक्लियस है वहाँ भी मिलते हैं, ऐसा सीन है। ठीक है ना? तो अभी अपन पढ़ते हैं आगे की बात क्या है। अच्छा एक और बात बता दूँ, इसके पास अपने खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं, तो जो बैक्टीरिया से मैच करते होते हैं, मतलब बैक्टीरियल राइबोसोम जैसे आपने पढ़ा है 70S होते हैं, तो इनके राइबोसोम भी 70S ही होते हैं, सेम टू सेम वैसा ही होता है। पर अगर आप मैमल्स में जाओगे तो आपको मैमल्स में यहाँ पर 55S राइबोसोम मिलेंगे। ये एक सवाल है जो कभी कभी आ जाता है, तो ध्यान से पढ़ना 55S, ठीक है। और बाकी 70S होते हैं, प्रोकैरियोटिक ओरिजिन के ही होते हैं, वैसा ही है। फिर लिखा है कि विद एन आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इनटू ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट, आउटर कंपार्टमेंट इन द इनर कंपार्टमेंट, द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद द डेंस होमोजेनस सब्सटेंस कॉल्ड द मैट्रिक्स and the outer membrane form the continuous limiting boundary in the organelle. The inner membrane form a number of infoldings जिन्हें हम क्रिस्टा कहते हैं, जो सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करती है। इसमें क्योंकि बहुत सारे इंजाइम्स होते हैं जो कि आप आगे बढ़ोगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, वहाँ पर आपको पूरा एकदम फंक्शन भयंकर लेवल से समझाया जाएगा, ज़्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं यहाँ पे, ठीक है। द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। ये स्टेटमेंट नीट में आ सकता है, मतलब हमें लगता है कि केवल इनर मेम्ब्रेन में ही एंजाइम है, ऐसा नहीं है। बाहर वाली मेम्ब्रेन के पास अपने खुद के एंजाइम होते हैं, मतलब बाहर वाली मेम्ब्रेन खुद के एंजाइम रखती है, ये वाली बात भी है। एंड दे एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, तो हम पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन आगे चल के पढ़ेंगे। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड हैंस दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इनको हम पावर हाउस बोलते हैं, बचपन से आपको पता है। द मैट्रिक्स आर पोजेस सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। यहाँ इन्होंने भाई सिंगल सर्कुलर लिखा है, तो आप जरूर ध्यान रखना, ये वाली गलती ना करना कि डबल स्टैंडर्ड नहीं होता, मतलब इसमें भी 2 स्टैंड होते हैं डीएनए के, जैसे कि जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स होते हैं वो पाए जाते हैं, ध्यान रखना, ये गलती ना करना। सिंगल का मतलब तो लिखा है एक, सिंगल का मतलब एक कॉपी होती है, 2-3 कॉपियाँ नहीं होती, ऐसा है। अब फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं कुछ, और राइबोसोम्स मिलते हैं जो कि 70S बताए गए हैं, प्रोकैरियोटिक ओरिजिन के होते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि आपको पता है, हमने बताया कि ये बैक्टीरिया ही हैं, एक तरह के बैक्टीरिया ही थे जो बाहर से अंदर घुसे हैं सेल के। तो बैक्टीरिया भी आपको पता है फिजन से डिवाइड करते हैं, तो ये भी आपके किससे डिवाइड करते हैं? फिजन से ही डिवाइड करते हैं। समझ आ रही ना बात क्या है? सिंपल है, ध्यान से याद कर लेना, आएगा पेपर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट है प्लास्टिड। तो अभी इसको पढ़ते हैं प्लास्टिड के बारे में। 3 तरह के प्लास्टिड हम पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। और मतलब एक स्टोरेज का काम करते हैं, कुछ कलर प्रोवाइड करने का काम करते हैं, और फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल इन यूग्लिनॉइड्स। तो आपको पता है प्लास्टिड जो है प्लांट सेल्स में मिलते हैं सब में, और यूग्लिनॉइड्स में मिलते हैं, जबकि यूग्लिनॉइड जो है प्रोटिस्टा में आता है, वहाँ मिलते हैं। These are essentially observed under the microscope as in a large. They bear some specific pigments, thus imparting the specific color to the plant. तो color provide करते हैं। Based on the type of the pigment, they are divided into 3 parts. That is chloroplast, जो green होते हैं, chloro मतलब green, chromo मतलब colored, leuco मतलब बिना कलर के, तो 3 होते हैं। फिर यहाँ पे बताया गया है कि अच्छा एक और बात है, अगर मैं आपको बता दूं, अगर ये कई सवाल दिखे, मान लो आपको ऐसा दिखे कि भाई प्लास्टिड जो है वो डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, तो आप कर देना, मतलब ऐसा ना सोचना कि भाई ये तो केवल
क्लोरोप्लास्ट के लिए लिखा हुआ है, तो ये वाली बात ध्यान न रखना, डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, ठीक है ना, कर देना स्टेटमेंट। लिखा है द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो दो पिगमेंट मेन होते हैं यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं और कैरोटिनॉइड्स होते हैं। क्लोरोफिल के बारे में हल्की फुल्की जानकारी अगर दूँ तो क्लोरोफिल जो है टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए है, जैसे क्लोरोफिल बी है, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए का जैसे फॉर्मूला है C55H72O5 mg, ये आपका क्लोरोफिल ए है। C55H72N4O6 mg, सॉरी H70N6O6 mg, ये आपका क्लोरोफिल बी है। स्ट्रक्चर की अगर हम हल्की सी बात करें तो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो क्लोरोफिल के जो हेड होता है उसमें आपको 4 केमिकल स्ट्रक्चर, दैट इज़ इसे कहते हैं पायरोल, 4 पायरोल मिलेंगे, पहला, दूसरा, मान लो तीसरा और चौथा। और एक नीचे लंबी हाइड्रोकार्बन की टेल होती है, जो टेल होती है उसको हम बोलते हैं फाइटोल टेल, जो कि आपकी एक केमिकल यूनिट होती है उससे बनी होती है, जैसे 4 आइसोप्रीन यूनिट की ये बनी होती है। ये सवाल आएगा नहीं, बता दिया बस ऐसे ही मैंने। और ये पायरोल, जो 4 पायरोल हैं तो इनके सेंटर पे होता है मैग्नीशियम आयन इस तरह से, और जो सेकंड पायरोल है यहाँ एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अगर ये क्लोरोफिल ए है तो क्या है, क्लोरोफिल ए, तो मिथाइल ग्रुप होगा इस पोजीशन पर। अगर ये क्लोरोफिल बी है तो इस पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप होगा, ये ध्यान रखना। हेड को अपन बोलते हैं टेट्रापायरोल बोलते हैं, और या फिर बोलते हैं पोरफायरिन रिंग, ठीक है ना, पोरफायरिन रिंग या फिर टेट्रापायरोल। तो ये कुछ क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर है। कभी कभी एक आधा सवाल दिख जाए तो कहीं कर देना, अदरवाइज कोई चक्कर नहीं है, मत करना, ठीक है। कैरोटिनॉइड के लिए बता दूं आपको एक फॉर्मूला कैरोटिनॉइड का भी, अगर आपको मन हो तो आप याद कर लेना, C40H56 है। कुछ और पिगमेंट्स भी होते हैं जैसे ज़ैंथोफिल्स आपको मिलेंगे कहीं पर। तो मैं बता दूं ज़ैंथोफिल जो है वो ऑक्सीजनेटेड कैरोटीन्स होते हैं, मतलब मैं ऐसे O2 जोड़ देता हूँ बस, मतलब अगर कैरोटिनॉइड में ऑक्सीजन जुड़ जाए तो वो बन जाते हैं ज़ैंथोफिल्स, ये ध्यान रखना बस, अगर कहीं मिल गया तो कर देना, ठीक है। चलो फिर यहाँ देखते हैं, लिखा है द क्लोरोप्लास्ट कंटेन द क्लोरोफिल एंड द कैरोटिनॉइड पिगमेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी इनटू द एसेंशियल फोटोसिंथेसिस इन द क्रोमोप्लास्ट। यहाँ सवाल आएगा कि जो कैरोटिनॉइड है वो आपके फैट सॉल्यूबल होते हैं। ये बहुत बढ़िया सवाल है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये आता है पेपर में। जबकि जो क्लोरोफिल है वो फैट सॉल्यूबल नहीं होता। बढ़िया सवाल है भाई, कर देना इसको, फैट सॉल्यूबल पूछा जाता है, कैरोटिनॉइड है। एंड लाइक कैरोटीन्स, कैरोटीन आपको पता है गाजर जो होती है आपकी, कैरेट, उसमें जो पिगमेंट है वो एक तरह का कैरोटीन है, दैट इज़ द कैरेटीन। और जैसे टमाटर होता है, टमाटर में होता है लाइकोपीन, ये भी सवाल आ जाता है कभी कभी। एंड ज़ैंथोफिल मैंने बताया, ऑक्सीजनेटेड कैरोटीन्स को हम ज़ैंथोफिल्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ ज़ैंथोफिल भी होते हैं जो ब्राउन और डार्क ब्राउन ग्रीनिश कलर अपेयर करते हैं, हल्का लाल, डार्क ग्रीन, ओलिव ग्रीन, इस तरह से। एंड अदर आर प्रेजेंट, दिस गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट येलो ऑरेंज रेड कलर एंड द ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड। तो यहाँ से एक सवाल आएगा कि ल्यूकोप्लास्ट में 3 टाइप होते हैं जैसे कि अमाइलोप्लास्ट। तो अमाइलोप्लास्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है, ये सीधा सीधा सवाल है। और जो इलायोप्लास्ट है वो ऑयल स्टोर करता है, ये भी सीधा सवाल है। और जो प्रोटीन स्टोर करता है उसे हम एल्यूरोप्लास्ट कहते हैं, ये भी एक सीधा सीधा सवाल है। तो ये 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, इनको याद कर लेना कि कौन स्टोर करता है प्रोटीन, और कौन स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट, और कौन स्टोर करता है फैट। पक्का सवाल है, कर देना, ठीक है ना। चलो फिर ये स्ट्रक्चर देखते हैं। अभी यहाँ आगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात हो रही है। देखो ये है क्लोरोप्लास्ट, जो भी इसके बारे में भी एक सवाल है। यहाँ भी वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ये भी जो है एंडोसिम्बायोंट है, मतलब ये भी एक बैक्टीरिया से प्रेरित हैं, बैक्टीरिया ही थे। ये ध्यान रखना होगा कि ये आपके जो है ये भी सेमी ऑटोनॉमस है, मतलब इनके पास भी जो है अपना डीएनए होता है, ठीक है ना। एक बात और ध्यान रखना आप इनकी कि ये भी जो है डबल मेम्ब्रेनस है। ये सवाल बहुत बढ़िया है, पेपर में आते हैं कि डबल मेम्ब्रेनस है, ये भी ध्यान रखना। फिर हम देखेंगे इसके अंदर, अगर आप जाओगे इसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो एल्गी में अलग होती है, डिफरेंट टाइप की होती है। और एल्गी के बाद जो आते हैं बाकी जगह डिस्क शेप इस तरह की पाई जाती है, जैसे आप पढ़ते हो। इसमें आप देखोगे डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली है। अंदर की तरफ जाओगे तो आपको इस तरह की कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगी जो कि एक दूसरे के ऊपर रखी हुई होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं थाइलेकॉइड।
थैलेकॉइड एक दूसरे के ऊपर रख रख के एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, इसे कहते हैं ग्रैनम, और बहुत सारी ग्रैनम को ग्रैना बोलते हैं प्लूरल में। तो ये ग्रैना जो है, ग्रैनम जो है आपस में इंटरकनेक्ट भी रहती हैं, कनेक्टेड रहती हैं, जुड़ी रहती हैं, जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली। इसके लिए एक वर्ड आप यूज कर सकते हो, यहाँ पर वर्ड है फ्रेट चैनल। फ्रेट चैनल भी इसको हम बोलते हैं। बाकी इसमें काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है, जो आपकी ग्रैनम की जो थैलेकॉइड है, थैलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन है, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद उसको एटीपी में कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी कन्वर्जन होता है। उसके बाद यहाँ पर जो है वाटर का ब्रेकडाउन होता है, और वो फोटोसिंथेसिस चैप्टर पूरा पढ़ा जाएगा। इसके फंक्शन के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी लेनी नहीं है, क्योंकि चैप्टर पूरा दिया हुआ है, तो वहाँ इसी के बारे में बात होगी। यहाँ बस स्ट्रक्चरल पार्ट को देखना है, ज़्यादा बकवास से फिर नहीं करनी है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये थैलेकॉइड है, इसके अंदर मतलब इसकी मेम्ब्रेन में बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं। इस तरह इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। जैसे अगर कोई पूछेगा स्ट्रोमा में क्या होता है, तो स्ट्रोमा के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पड़ा होता है। स्ट्रोमा के अंदर जो यहाँ पर आपका कैल्विन साइकिल हम पढ़ेंगे आगे जा कर के, है ना। कैल्विन साइकिल के एंजाइम्स होते हैं, जो कि कैल्विन साइकिल यहाँ पर जो आपकी बायोसिंथेटिक फेज है जिसमें फूड बनता है। आपको पता है ना, किचन ऑफ द सेल बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट को। तो फूड बनेगा इसके स्ट्रोमा में, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कराया जाएगा और उससे बनाया जाएगा फूड। वो सारा काम यहाँ होगा। तो हम पूरा चैप्टर फोटोसिंथेसिस का पढ़ेंगे, इसको कवर कर लेंगे, अभी भी नहीं जानना है ज़्यादा। अभी हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं बस। यहाँ थैलेकॉइड्स मिलकर ग्रैनम बनाती हैं, ग्रैनम जुड़ जुड़ के स्ट्रोमा लैमेली से कनेक्ट करके एक सिस्टम बनाती है। मेम्ब्रेनस सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है, बाहर डबल मेम्ब्रेन होती है जिससे कवर्ड होता है। एल्गी में इसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकती है, अलग अलग जगह पर शेप्स से अलग अलग मिलती हैं। वो सवाल पहले आता था, मैं एल्गी में पढ़ा चुका हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, ठीक है ना। बाकी इसके अंदर आपको राइबोसोम्स मिलेंगे, वही सेम बात है। यहाँ भी 70S राइबोसोम्स हैं, जैसे कि बैक्टीरिया में होते हैं। अगर यहाँ भी बाइनरी फ्यूजन है, ये भी सवाल है। और जो सेल डिवीजन होता है उसकी जो जीवन स्टेज है, जीवन जो इंटरफेज की स्टेज है, जीवन स्टेज में ये सब जो हैं डुप्लीकेट होते हैं, मतलब अपनी कॉपी बनाते हैं। जो सेल डिवीजन की जीवन है ना, वहाँ पे अपनी कॉपी बना लेते हैं। ये भी सवाल कभी कभी आ जाता है, कहाँ ऑर्गेनली कॉपी होते हैं, तो जीवन में कॉपी होते हैं, ठीक है। तो अभी अपन पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर द ग्रीन प्लांट एंड फाउंड इन द मीजोफिल सेल्स इन द लीव्स। जो पत्तियों की मीजोफिल होती है वहाँ मिलते हैं, है ना। लिखा है दीज आर लैंड शेप ओवल स्पैरिकल डिस्कोड इवन रिबन लाइक। तो जैसे रिबन कहीं पूछ ले तो आप कर देना स्पायरो वगैरह। वैसे मैं बता चुका हूँ पर बता देता हूँ जो यहाँ लिखा है, बाकी तो लिखा ही नहीं है। एंड हैविंग वेरिएबल लेंथ लाइक 5 to 10 म्यूएम, ये साइज याद करना है आपको। 2 to 4 विड्थ याद करनी है। देयर नंबर वेरीज 1 पर सेल। क्लेमाइडोमोनास में एक होता है, ये याद कर लेना आप, एक प्रकार का सिंगल सेल एल्गी है। एंड ग्रीन एल्गी 20 to 40 पर सेल इन द मीजोफिल। पत्तियों में इतनी संख्या होती है ज़्यादा, क्योंकि वहाँ तो आपको पता है ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है ना वहाँ पे। ये लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। तो डबल मेम्ब्रेन में न्यूक्लियस आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, क्लोरोप्लास्ट आएगा, तीनों आएंगे। ऑफ द टू द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। तो ये स्टेटमेंट बन के नीट में आएगा, इसे मार्क कर लो। मतलब ऐसे लिखा रहता है कि इनर मेम्ब्रेन जो है वो रिलेटिवली लेस परमिएबल होती है। एंड द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। तो मतलब अंदर वाला स्पेस जो है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटन मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर थैलेकॉइड्स पाई जाती हैं, जो कि स्ट्रोमा में रहती हैं, जुड़ जुड़ करके ऊपर एक के दूसरे के ऊपर रख के, मतलब वो एक आपका ग्रैनम बनाती हैं। ग्रैनम जो है फिर आपस में जुड़ी रहती है स्ट्रोमा लैमेली के द्वारा। स्ट्रोमा लैमेली उसको कनेक्ट करके रखती हैं डिफरेंट ग्रेना की जो थैलेकॉइड्स होती हैं उनको। द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेकॉइड इनक्लोज स्पेस कॉल्ड द ल्यूमेन। उसकी ल्यूमेन में भी हम पढ़ेंगे क्या होता है, बाद में पढ़ाया जाएगा। द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो कैल्विन साइकिल है उसके एंजाइम्स पाए जाएंगे। और डीएनए रेप्लिकेशन के एंजाइम भी पाए जाएंगे मैट्रिक्स में, स्ट्रोमा में। ये भी सवाल है, ठीक है ना, ध्यान रखना, क्योंकि डीएनए वहीं पड़ा है तो पूछ लेंगे भाई डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम कहाँ होते हैं, वहीं होते हैं। इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड। यहाँ लिख के बताया है, पीछे नहीं लिख के बताया था, लिखा है कि डबल स्टैंडर्ड। तो ध्यान रखना है, लिखा है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल और राइबोसोम्स। राइबोसोम्स यहाँ पर जो मिलते हैं वो 70 ऐसी होते हैं, छोटे होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसके अंदर आपको साइटोप्लाज्म में 80S राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। ये वाली बात ध्यान रखना, ये भी आपका फ्यूजन से डिवाइड करता है। एक और चीज़ है, यहाँ पर लिखा हुआ है डीएनए मॉलिक्यूल्स, यानी एक नहीं कॉपी होती, मतलब यहाँ सिंगल नहीं होता, कॉपी होती है, 1-2 कॉपी मिलती होती है, ज़्यादा भी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, मॉलिक्यूल्स लिखा है।
नेक्स्ट हेडिंग है राइबोसोम। राइबोसोम आपको पता है 9th क्लास में बताया गया था, प्रोटीन की फैक्ट्री होता है, प्रोटीन बनाने वाली सेल जो है वो आपके राइबोसोम है। राइबोसोम के लिए एक वर्ड मैं बताता हूँ, एक शब्द में राइबोसोम क्या है। राइबोसोम कुछ नहीं है, राइबोसोम राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है। मतलब राइबोसोम जो है वो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है। दैट मीन्स राइबोसोम जो है वो आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए एंड प्लस प्रोटीन से मिली हुई एक स्ट्रक्चर है जो बनती है। तो आप ध्यान रखना है भाई साहब, जब ये आरएनए और प्रोटीन से बनी है तो मेम्ब्रेन का तो मतलब ही नहीं होता। तो ध्यान रखेंगे कि राइबोसोम्स के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है किसी भी तरह की। ये अच्छा सवाल है, ठीक है ना। दूसरा बात ध्यान रखेंगे, जो आरएनए है इसको बनाने के लिए जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होती है वहाँ पर इसके जीन होते हैं, और उसके जीन जब ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, अपनी कॉपी बनाते हैं, तो वो आरएनए बनाते हैं। ये भी एक बात है, ठीक है ना। जबकि बैक्टीरिया में जाओगे तो आपको जो मेन डीएनए है वही राइबोसोम बनाएगा। हमारे में यूकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होती है वो बनाती है। आगे मैं पढ़ाऊँगा। यहाँ लिखा है कि राइबोसोम्स आर द ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड डेंस पार्टिकल बाय द जॉर्ज पेलाडे। जॉर्ज पेलाडे ने 1953 में ये बताया था। सवाल आता है जॉर्ज पेलाडे ने इसको कहाँ देखा था? तो जो एनिमल सेल में इसकी डिस्कवरी हुई थी वो जॉर्ज पेलाडे ने की थी। सवाल आएगा पेलाडे पार्टिकल क्या है? राइबोसोम्स है। दूसरा क्वेश्चन कभी कभी आता है कि प्लांट सेल में इसे किसने ढूंढा? नहीं आता तो याद कर लेना, रॉबिन्सन ने इन्हें प्लांट सेल में ढूंढा। तो एक सवाल ये भी बन सकता है, अगर आया तो देख लेना, ठीक है। चलो, फिर लिखा है दे आर द कंपोज ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आर प्रोटीन्स एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, किसी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होते। थोड़ा बहुत मैं जिक्र कर देता हूँ यूकैरियोटिक राइबोसोम का। बैक्टीरिया वाला पीछे बता चुका हूँ कि ये छोटी यूनिट होती है, छोटी स्मॉल सब यूनिट। ये बड़ी यूनिट है, मतलब 2 यूनिट होती हैं, बड़ी वाली अलग होती है। बड़ी वाली बड़ी बन नहीं रही है मेरे से, बन जा बड़ी, तो बन गई खैर। और आपस में जो है कुछ एरिया इनका ओवरलैप्ड होता है। नॉर्मल टाइम पर मैंने पहले बताया दोनों अलग रहते हैं, लेकिन अगर इसको प्रोटीन बनानी हो तो ये मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में 0.001 मोलर कंसनट्रेशन मैंने पहले बता चुका हूँ, इस पर ये दोनों यूनिट जुड़ जाती हैं। अगर कंसनट्रेशन बढ़ाओगे तो कभी कभी राइबोसोम जुड़ करके डाइमर भी बना लेते हैं, ऐसा है। अगर आप देखोगे स्मॉल सब यूनिट तो यूकैरियोट्स में इसको बोलते हैं 40S और इसको बोलते हैं 60S, बड़े वाली को टोटल होता है 80S। ये जो सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है, एस का मतलब हमने ये देखा है कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जहाँ हमने इसका सेडिमेंटेशन किया है राइबोसोम की यूनिट का, तो वहाँ पर हमने एक सेंट्रीफ्यूगेशन किया, आप ऐसा समझो। उसके बाद हमारा डेंसिटी जो है वो यहाँ आई तो ये मान लो 60 है, या फिर यहाँ आई तो और ज़्यादा, इस तरह से डेंसिटी के अकॉर्डिंग, साइज़ के अकॉर्डिंग हमने इनको सेपरेट किया है। उसके बाद हमने इनका साइज़ बताया है। पूरा राइबोसोम अगर देखते हो तो 80S पर जाता है, और ये आपका अगर बड़े वाली यूनिट है तो 60S पे जाएगी, छोटे वाली 40S पे जाएगी। तो ये साइज़ और डेंसिटी के अकॉर्डिंग इनको सेपरेट किया गया होता है, ये भी बात ध्यान रखनी होती है। दूसरा ध्यान रखना होता है जो सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है वो एडिटिव नहीं होता, वो जुड़ता नहीं है आपस में। मतलब ऐसा नहीं होता कि वो आपस में जुड़ करके 60 + 40 100 हो जाए, ऐसा नहीं है, 80 होगा, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना, मतलब इसकी कुछ एरिया ऐसे ओवरलैप रहता है इस तरह से, ठीक है, दोनों यूनिट का। तो ये भी एक बात है। और फिर यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, इसके अंदर जो है अगर यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात है तो यहाँ पर एक आरएनए है जो कि है आपका 80SR RNA, और यहाँ पर एक आरएनए है जो कि आपका 28SR RNA, और आपका एक है यहाँ पर 5.8SR RNA, एक है आपका 5SR RNA, ठीक है ना। तो इन सभी की जीन जो है वो, इनकी भी, इन महाराज की भी और इनकी भी जीन जो है वो न्यूक्लियोलस वाले पार्ट में होती है। मतलब न्यूक्लियोलस का जो डीएनए वो इसको बनाता है, पर ये जो है महाराज जी अलग हैं भाई। इनका जो मेन डीएनए है न्यूक्लियस वाला, उसी से बात है। आप पढ़ लेना, अगर कोई बात नहीं तो नहीं याद करना, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। बाकी इसके अंदर भी बहुत डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स मिलती हैं, इसके अंदर भी बहुत डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स मिलती हैं, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो एक सवाल आया था इस बार प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के बारे में था। 80 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन मिलती है, वो आगे 12th क्लास के चैप्टर में लिखा हुआ है, पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। ये है राइबोसोम, और बाकी हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि द यूकैरियोटिक राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक हम पहले ही पढ़ चुके थे। यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80S एंड वाइल द प्रोकैरियोटिक आर 70S। ईच राइबोसोम हैव 2 सब यूनिट and the 2 subunit 80S ribosomes are 60S and 40S, and while the other 70S ribosomes have 50 and 30। हियर द एस का मतलब जो है यहाँ सेवडबर्ग यूनिट जो है वो है, ये सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर डेंसिटी और साइज नापते हैं। तो 3 सवाल है, एक तो सेवडबर्ग यूनिट याद रखना है,
दूसरा सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, तीसरा डेंसिटी एंड साइज यहाँ पर नापा जाता है। ये पूछते हैं कि सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट में किसे नापते हैं, तो डेंसिटी और साइज को नापते हैं, ठीक है। चलो, एंड एटीएस राइबोसोम्स आर कंपोज ऑफ द 2 सब यूनिट, तो हमने बता दिया 2 सब यूनिट हैं, दोनों अलग अलग रहती है। नॉर्मल टाइम पर ट्रांसलेशन के टाइम पर ये जुड़ जाती है। मतलब जब आप पढ़ोगे अगले साल 12th क्लास में, तो ड्यूरिंग ट्रांसलेशन मतलब जब आपका आरएनए से आगे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो उसे ट्रांसलेशन कहते हैं, तो उस टाइम पर दोनों यूनिट जुड़ जाती हैं, ये वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है साइटोस्केलेटन। तो भैया ये एक अलग सा टॉपिक है, क्योंकि सेल यहाँ पर आपको कुछ बताया नहीं गया इसके बारे में, बस 2 लाइन लिखी है, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिख के दिया है पहले ही, क्योंकि टाइम बच जाए जिससे हमारा, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा ताकि आपका काम चल जाए। उतना ही चाहिए, इतना मैंने बताया। एक बार लाइन पढ़ लेते हैं, यहाँ पर लिखा क्या है। लिखा है, इन एलेबोरेट नेटवर्क ऑफ द फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। सबसे पहली बात है कि फिलामेंटस और प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, मतलब सवाल ये है कि ऐसा आ सकता है कि साइटोस्केलेटन प्रोटीनेशियस होता है, तो आप बताओगे जी बिल्कुल साइटोस्केलेटन प्रोटीनेशियस होता है, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है, माइक्रोफिलामेंट्स का, इंटरमीडिएट फिलामेंट, 3 चीज़ों का बना होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी साइटोस्केलेटन में मदद करती है। And collectively referred to the cytoskeleton. The cytoskeleton in a cell are involved in the many functions like mechanical support, motility, maintenance of the shape of the cell. ये मैं बताऊंगा आपको। तो अभी हम एक एक को देखते हैं क्या करते हैं, फटाफट देख लो, जल्दी जल्दी, टाइम खराब नहीं करते। जैसे आप देखोगे माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो आपको पहला सवाल है, याद कर लेना अभी के लिए, मैं समझा भी दूंगा धीरे धीरे। भाई सबसे पहले याद करना है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो ट्यूबुलिन नाम की प्रोटीन के बने होते हैं। एक क्वेश्चन याद करना है, इनका डायमीटर 24 से 25 नैनोमीटर का होता है। ट्यूबुलिन नाम की प्रोटीन की बात बताऊं तो अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन 2 यूनिट उसमें होती हैं। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा 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 इस तरह से, और फिर इसके बाद जो है ये बीटा 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 इस तरह से 13 जो इसके जो मतलब 13 बार मतलब 13 फिलामेंट होते हैं, जो कि आपके एक फिलामेंट बनाते हैं। लाइक इस तरह से मैं कैसे बताऊँ, यहाँ पे ये और फिर ये इस तरह से 13 जो आपके प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं वो जुड़ते हैं। अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा मतलब यूनिट्स होती है, वो आकर के जुड़ती रहती है, पूरा एकदम पाइप जैसा बना लेती है। एक अल्फा एक बीटा, एक अल्फा एक बीटा, एक अल्फा एक बीटा, जैसे मान लो एक अल्फा एक बीटा, एक अल्फा एक बीटा, एक अल्फा एक बीटा, इस तरह से, और फिर ये पूरी लाइन बन जाएगी। मतलब ये एक प्रोटोफिलामेंट होगा, फिर उसके बाद दूसरा होगा, इसमें ऐसी तरह से ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट मिलके पूरा पाइप जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसे कहते हैं माइक्रोफिलामेंट कहते हैं। उस माइक्रोफिलामेंट में 13 प्रोटोफिलामेंट होते हैं, अल्फा बीटा प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अगर कहीं पूछा जाए तो बता देना, जरूर ध्यान रखना, 13 वाला पूरा फिलामेंट होता है, जिसमें 13 प्रोटोफिलामेंट होते हैं, ठीक है। फिर इसका काम सुन लो फटाफट से। साइटोस्केलेटन में इसका काम होता है सेल के ट्रांसपोर्ट में काम करता है। आप जब पढ़ोगे सेल डिवीजन में आपको पढ़ाऊंगा आगे चल के, वहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाने में इसका काम आता है। फ्लैजिला जो है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है, अभी पढ़ाऊंगा, मतलब आगे टॉपिक है तो उसमें आएगा। क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल के डिवीजन के टाइम पर आप जो क्रोमोसोमल मूवमेंट देखते हो वो भी आपका ट्यूबुलिन फाइबर्स के द्वारा ही होता है। तो इतने काम हैं इसके बहुत सारे, आपको इतना तो एटलीस्ट जानना ही चाहिए कम से कम, क्योंकि यहाँ दिया नहीं है तो जानो कुछ थोड़ा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है इंटरमीडिएट फिलामेंट, इनका साइज 10 नैनोमीटर तक होता है। आपको सेल के अंदर साइटोस्केलेटन में बहुत सारी मिक्स टाइप की प्रोटीनों के बने हुए मिल जाएंगे, मतलब कई तरह के प्रोटीन के बने होते हैं। ये सेल को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे काम मदद करते हैं, जिनमें से एक काम मैंने बताया जब आप पढ़ोगे सेल जंक्शंस, तो वो सेल जंक्शन में आपको पढ़ा चुका हूँ पीछे, आप टिश्यू वाली वीडियो अगर आप देख लोगे जाकर के मिल जाएगा। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाली चैप्टर मिलेगा, ये मैंने पढ़ाया था वहाँ पर एक चीज़ होती है जो जैसे जंक्शन है, मान लो सेल के बीच में यहाँ पर, तो कुछ प्रोटीनेशियस फाइबर जो है वो अंदर तक को निकले होते हैं, जिनको हम कहते हैं टोनोफाइब्रिल्स। तो टोनोफाइब्रिल्स आर इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये सवाल है, अगर कहीं मिला तो कर देना। नेक्स्ट है माइक्रोफिलामेंट, ये एक अच्छा सवाल बनाते हैं। सवाल आएगा माइक्रोफिलामेंट जो है वो किसके बने होते हैं। पहला साइज है 6 से 8 नैनोमीटर का साइज होता है। दूसरा सवाल आता है कि ये किसके बने होते हैं। एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। एक्टिन जो है कॉन्ट्रैक्शन शो करती है, जबकि ट्यूबुलिन प्रोटीन कॉन्ट्रैक्शन नहीं शो करती। इसके लिए एक खास बात बता दूं मैं आपको, ट्यूबुलिन में ऐसा होता है कि ये मान लीजिए पूरा फाइबर है, तो इसका एक प्लस एंड होता है, एक माइनस एंड होता है। प्लस एंड जो है वहाँ पर इसका पॉलीमराइजेशन होता है, मतलब जो यहाँ पर इसका पॉलीमराइजेशन एंड होता है, ये आपका डी पॉलीमराइजेशन एंड होता है। मतलब प्लस साइड पे आके अल्फा ट्यूबुलिन बीटा ट्यूबुलिन जुड़ते रहते हैं और पाइप के साइज बढ़ता रहता है, और माइनस एंड से हटते रहते हैं तो छोटा होता रहता है। आपको मैं पढ़ाऊंगा जब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, कि कैसे छोटा बड़ा होता है, इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है ना। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, जबकि जो एक्टिन होता है वो आपका कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, ये वाली बात ध्यान रखोगे।
और आपको बता दूं इसके थोड़े फंक्शन, जैसे कि एनिमल सेल हम जब डिवीजन पढ़ेंगे तो आपको पता है एनिमल सेल डिवाइड करती है तो इस तरह से बीच में से मुड़ जाती है यूं, तो बीच में से जो मुड़ती है यहाँ पर मतलब पूरा जब सेल जो है उसकी पैरिफेरी पर एकदम लेयर होती है, जैसे मैंने यहाँ बताया हुआ ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग है, क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग है ये एक, जो कि एक्टिन का बना होता है, माइक्रोफिलामेंट का बना होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और सेल डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। एक आप देखोगे कि अमीबा के अंदर सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। सूडोपोडिया कैसे बनते हैं, तो पूरा सेल के नीचे एक माइक्रोफिलामेंट की लेयर होती है, एक सेकेंड ना, यहाँ पर एक माइक्रोफिलामेंट की लेयर है जो कि आपकी इसके सूडोपोडिया बनाने में मदद करती होती है, ठीक है। आपको मिलेगा ये माइक्रोविलाइज, जो उनके अंदर आपका मतलब जिन सेल्स के अंदर जैसे हम पढ़ेंगे कि पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, नेफ्रॉन में, डीसीटी में, वहाँ पर आपको ऐसी सेल मिलेंगी जो कि आपकी ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम बनाती हैं, जिसमें कि आपको माइक्रोविलाई मिलेंगी। वो माइक्रोविलाई जो होती हैं क्योंकि उनको नीचे से माइक्रोफिलामेंट की सपोर्ट रहती है ना। तो इस तरह के बहुत सारे फंक्शन हैं जो कि सेल के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म में, मतलब सेल के अंदर साइटोस्केलेटन में ये प्रोटीनें करती रहती हैं। अलग अलग जगह पर इनके अलग अलग फंक्शन है, बहुत सारे तरह के फंक्शन पाए जाते हैं, जैसे कि आप आगे पढ़ोगे। फ्लैजिला में इसका बहुत बढ़िया फंक्शन है ट्यूबुलिन प्रोटीन का, वो मैं बढ़िया से पढ़ाऊंगा। न्यूक्लियस में पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा चीज़ों को आगे चल करके। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा चैप्टर कवर कर देंगे और हमारी सेल चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम बायोमॉलिक्यूल द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर को शुरू करने वाले हैं जल्दी ही। बस बने रहना चैनल पर मेरे साथ और देखते रहना वीडियोज़ को, मेरे सपोर्ट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।